गुड मॉर्निंग क्लास एट। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर और आज हम रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वाज रोलेट एक्ट? द रोलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन मार्च 1919 अगेंस्ट द अनएनिमस अपोजिशन ऑफ ऑल नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स। तो रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था किसी भी रेवोल्यूशनरी को जस्ट उसके सस्पेक्ट होने पर कि वो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी में या ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो ब्रिटिशर्स को परेशान कर रही है, तो उसको 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते थे। अब बहुत सारे मेंबर्स ने इसको, इंडियन लीडर्स ने इसको अपोज किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन भी कर दिया, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने। गांधी जी ने इसके खिलाफ एक सत्याग्रह कैंपेन चलाया ताकि वो लोगों को बहुत लार्ज स्केल पे मोबिलाइज कर सकें, और 6 अप्रैल को सत्याग्रह डे की तरह मनाया गया। इसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हम पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर में हुआ क्या? द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द रोलेट एक्ट वर कंपनीड बाय वायलेंस एट सम प्लेसेस। तो जैसे ही ये सत्याग्रह चल रहा था या रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो भी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर इंडिया में वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर हमले हो रहे थे, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर हमले हो रहे थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्या पाल वॉज अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट इन अमृतसर, और अमृतसर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। अगले दिन 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट से अनअवेयर लोगों को पता नहीं था, लोगों को कि रोलेट एक्ट इम्पोज है, और मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया गया था। और लोग जो थे वो गांव से जलियांवाला बाग की तरफ आए, क्योंकि उस दिन बैसाखी थी और जलियांवाला बाग में एक फेयर मेला लगने वाला था। तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के 5 एग्जिट बंद कर वहाँ पर ओपन फायर कर दिया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल वाउंडेड हो गए और बहुत से मरे भी। द मैसेकर अराउज वाइड स्प्रेड पब्लिक फ्यूरी। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डॉयर रिस्पॉन्डेड बाय इम्पोजिंग मार्शल लॉ, और अब पंजाब में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। इसके बाद पूरे इंडिया में सारे लीडर्स, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी थे, सब इसके अगेंस्ट खड़े हो गए और एक फोर फ्रंट तैयार कर लिया। कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिए ऑफिशियल कमेटी इंक्वायरी, जो जिसको हेड कर रहे थे लॉर्ड हंटर। गांधी जी ने एक पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया, और एक तरीके से जलियांवाला बाग एक टर्निंग पॉइंट बन गया हमारे रेवोल्यूशन का। इसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जब जैसे ही चल रहा था, तो सपोर्टर्स जो थे वो चौरी चौरा में एक पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे। चौरी चौरा गोरखपुर में है, एक नॉन वायलेंट प्रोसेशन चल रहा था, और उसमें क्या हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे कि वो लोग जो थे वो वायलेंट हो गए। जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, जिसमें 21 पुलिसमैन मर गए। द इंसिडेंट फोर्स्ड गांधी जी टू सस्पेंड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने जब ये सुना तो उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, और जब उन्हें पता चला कि उनके सपोर्टर्स वायलेंट हो गए हैं, तो उन्होंने उस मूवमेंट को ही बंद कर दिया। इसके बाद स्वराज पार्टी। जब गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, कुछ मेंबर्स, कुछ लीडर्स कांग्रेस के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अब नई पार्टी बनाएंगे, जैसे कि CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी फॉर्म की, जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा गया। और स्वराज पार्टी बिलीव करती थी किसमें? सिविल डिसोबीडियंस में। 1923 इलेक्शन में स्वराज पार्टी डोमिनेट कर गई जो उनके पॉलिटिकल इलेक्शन हुए थे वहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर के। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल, द पार्टी वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग द रोलेट एक्ट रिपील्ड। तो रोलेट एक्ट को हटाने में बहुत बड़ा हाथ था स्वराज पार्टी का। इसके बाद साइमन कमीशन को सेटअप किया गया। साइमन कमीशन क्या थी? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील होने लगा कि इंडियंस जो हैं, या इंडिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो
इनके हाथ से निकल रही है। तो 1927 में एक कमीशन अपॉइंट की गई जिसके हेड थे सर साइमन, और इस कमीशन का काम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को लाना, कि कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करना। द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन, इट वॉज कॉल्ड ऑल वाइट कमीशन। तो कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस के किसी भी मेंबर को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो कांग्रेस ने इसका अपोज किया और इसको ऑल वाइट कमीशन नाम दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडियंस जरूर इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई भी वाइट जो होंगे वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। एट लाहौर द पुलिस मर्सीलेसली लाठीचार्ज अ पीसफुल प्रोसेशन इन लाला लाजपत राय। तो ऑन लाला लाजपत राय, तो लाहौर में क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ और वहाँ पर लाला लाजपत राय मौजूद थे। ही सून डाइड ड्यू टू इंजरीज, और जो लाला लाजपत राय थे 1928 में वो इंजरीज के चलते मर गए। एट लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद वल्लभ पंत ऑल्सो रिसीव्स इंजरीज, और जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। द कमीशन हाउएवर कंटिन्यूड इट्स वर्क, कमीशन ने अपना काम पूरा रखा, और इसी के बेसिस पे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। अवेकनिंग ऑफ द ग्रुप्स, अब छोटे छोटे ग्रुप्स कैसे शामिल हुए हमारी इस फ्रीडम स्ट्रगल में। सबसे पहले द खेड़ा पीजेंट्स मूवमेंट। तो खेड़ा पीजेंट मूवमेंट में क्या हुआ, गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करा एक सत्याग्रह मूवमेंट। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पर कॉटन मिल के वर्कर्स थे जिन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू विच पीजेंट्स कुड नॉट पे ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। जो पीजेंट्स थे वो लैंड रेवेन्यू मतलब जो टैक्स था उसको दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी क्रॉप्स जो थी वो ख़राब हो गई थी, फेल हो गई थी। तो इनके सपोर्ट में गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। द सत्याग्रह लास्टेड टिल जून 1918। द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू इशू सीक्रेट ऑर्डर्स डायरेक्टिंग दैट रेवेन्यूज शुड बी रिकॉर्डेड ओनली फ्रॉम दोज पीजेंट्स हु कुड पे। तो उनसे ही टैक्स लिया गया जो पे कर सकते थे। इसके बाद मोफला मूवमेंट। द मोफला मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट था। मोफला लोग होते थे मुस्लिम एग्रीकल्चरिस्ट जो कि केरला साइड के होते थे, और इनको एक्सप्लॉइट करते थे नुम्बुद्री होते थे वहाँ के ब्राह्मण्स, यानी जो अमीर होते थे। फाइनली द मोफलाज रोज अप अगेंस्ट द मर्सीलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। लेकिन इनके रिवोल्ट को बहुत ही रथलेसली क्रश कर दिया गया और अबाउट 300 मोफलाज इस रिवोल्ट में मर गए। इसके बाद वर्कर्स मूवमेंट। डिफरेंट क्लास एंड स्ट्राटा ऑफ population joined the national movement as it developed during the years between 1918 to 1922. The first to act were workers. 1918 में a wave of strikes swept through the country. The largest strikes in 1918-19 took place in Ahmedabad, Madras, Bombay, Calcutta, where majority of industrial workers were concentrated. अब industrial workers भी revolt करने लग गए हैं। Workers in Bombay and Madras organized themselves to demand higher wages, less working hours डिमांड कर रहे थे और better working conditions की डिमांड कर रहे थे। In 1920 और इसी से 1920 में एक यूनियन कांग्रेस, इंडियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, CR दास और सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट बने। बारडोली मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया 1928 में, क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू डिमांड कर दिया था बाय 22%, और कॉटन के प्राइस जो थे वो अभी भी घट रहे थे, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके रेट तो कम हो रहे हैं और टैक्स जो देना है वो इंक्रीज हो रहा है। तो लैंड रेवेन्यू देने में जो लोग थे, वो जो भी पीजेंट्स थे, वो लैंड रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे। The Bardoli movement 1928 was aimed at undoing this justice. The local leaders with Sardar Vallabh Bhai Patel organized a revenue campaign. तो एक revenue campaign start किया गया। As a result, the government was forced to reach a settlement, और गवर्नमेंट को फोर्स किया गया वो सेटलमेंट पे एक
एक समझौता करने के लिए उसको मजबूर किया गया। द बारडोली मूवमेंट सिम्बलाइज द एग्रेरियन पीजेंट क्लास अलायंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और बारडोली मूवमेंट एक एग्जाम्पल है एग्रेरियन पीजेंट्स का गवर्नमेंट के खिलाफ। Now civil disobedience movement. The movement was a form of non-cooperation to pressurize the government to concede demands. Uh, the movement began with the salt सत्याग्रह. गांधी जी decided to break the salt law. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, गांधी जी ने लोगों से अपील करी थी कि जितने भी ब्रिटिश लॉज हैं उनको तोड़ दें, उनको एक्सेप्ट ना करें। और ये स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 में, जब गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ अपने आश्रम साबरमती से एक विलेज जिसका नाम था डांडी, वहाँ तक पैदल गए। ये डिस्टेंस लगभग 200 माइल्स था, यानी 358 किलोमीटर, और 24 डेज़ में इन्होंने ये डिस्टेंस चले। और जगह जगह पे जहाँ भी गांधी जी रुकते थे वहाँ पर अपनी स्पीच देते थे, उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे लोग उनके साथ उनके मार्च में जुड़ भी जाते थे। It was a significant landmark in history of Indian freedom movement. People joined movement spontaneously. गांधी जी appealed to the nation to break the salt law और ब्रिटिश गवर्नमेंट से फुल इंडिपेंडेंस की मांग करी गई। गांधी जी ने कहा, एट प्रेजेंट इंडियन सेल्फ रिस्पेक्ट इज सिम्बलाइज एज इट वर इन अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इन द सत्याग्रहीज हैंड। लेट द फर्स्ट बी ब्रोकन बट लेट देयर बी नो सरेंडर ऑफ सॉल्ट। तो गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब यूज़ करते हैं, हमारी एक बेसिक एम्यूनिटी है। ये सोल्ट जो है ये हमें इस टाइम पर हमें सिम्बलाइज कर रहा है, तो क्यों ना हम सोल्टों को तोड़ें, ये दिखाने के लिए कि हम आपके अगेंस्ट हैं। 1000 थ्रू आउट द कंट्री ब्रोक द सोल्ट लॉ। बहुत जगह जगह पर सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। एज मूवमेंट स्प्रेडेड पीपल बॉयकॉटेड स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया गया, कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया गया। रूरल पीपल ने टैक्स देने से बॉयकॉट कर दिया, मना कर दिया। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मूवमेंट वॉज अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द सेल ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और ब्रिटिश गुड्स की बॉयकॉट किया गया। ऑन मे 1930 महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया गया और कन्फाइन कर दिया गया यरवदा जेल पुणे में। लेकिन अब्बास तैयबजी और सरोजनी नायडू ने उस मार्च को कंटिन्यू किया और सॉल्ट गोडाउन जो कि दर्शना में है वहाँ पर जाकर सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खान अब्दुल गफर खान सपोर्टेड द मूवमेंट। अब खान अब्दुल गफर खान ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बताई जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, और इन्होंने भी वॉयलेट किया सॉल्ट टैक्स को और पेमेंट भी नहीं करी टैक्सेस की। नागालैंड में 13 ईयर्स ओल्ड रानी गैरनिलुई, इन्होंने रेबल किया ब्रिटिश सपोर्ट के अगेंस्ट, और इनको भी जेल हो गई 1932 में, और जब इंडिया आज़ाद हुआ तब ये जेल से बाहर आई। क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो इट वॉज एंटिसिपेटेड बाय द कांग्रेस लीडर दैट सिंस इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो चांस है कि जापान इंडिया पे अटैक कर दे, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था और जापान और ब्रिटिश जो थे एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, तो पॉसिबल था कि जापान इंडिया पे भी अटैक करे, और ऐसा हुआ भी। ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी अडॉप्टेड क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आस्किंग ब्रिटिश टू एंड द रूल ऑफ इंडिया। तो इससे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर से अपील करी कि वो इंडिया को छोड़ दें। अब हम देख रहे हैं रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स का क्या रोल था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। तो रिफॉर्म्स के साथ साथ रिफॉर्म मूवमेंट तो चली रही थी, लिटरेचर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। इट वॉज कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड न्यू पेट्रियोटिक मूड। अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स, बहुत सारे पोएम्स सॉन्ग्स इनको कंपोज किया गया 1860s और 70s में। दे रेफर टू डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड सोशल प्रॉब्लम्स। दीन बंधु मित्रा प्ले, नील दर्पण एक्सपोज द इंडिगो प्लांटर्स। ऐसे प्ले बनाए जाते थे जो लोगों के दुख को दिखाते थे, प्लांटर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, ये सब चीज़ें उन प्लेज में दिखाया जाता था। बंकिम चंद्र चैटर्जी आनंद मठ इन 1882। अब
1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बुक लिखी, इसका नाम आनंद मठ था, और इसका एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था वंदे मातरम, जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग है। हिंदू रिविवलिज्म वॉज एट इट्स हाइट इन बंगाल ड्यूरिंग 1880s एंड 90s, और इसको डोमिनेट कर रहे थे गिरीश चंद्र घोष। MG Ranade, in his note on the growth of Marathi literature, catalogued the rapid increase in the number of Marathi publication. Marathi publications को भी बहुत ज़्यादा नंबर में अब पब्लिश होने लगे, मराठीज़ मैगजीन, मराठीज़ न्यूज़पेपर्स। In 1903, Bipin Chandra Pal in New India stated that since the Albert Bill days, politics have been neglected in interest. अब एक बिपिन चंद्र पाल की एक आर्टिकल में एल्बर्ट बिल डेज में उन्होंने लिखा था कि पॉलिटिक्स हैव बीन नेग्लेक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलीजन एंड इन द कॉन्सिक्वेंस रिलीजन सॉन्ग्स हैव सप्लेंटेड द ओल्ड नेशनल सॉन्ग, कि रिलीजियस सॉन्ग से हमने क्या करा है, हमने नेशनल सेंटिमेंट्स को जगा दिया है। इन सेंट्रल इंडिया भारतेंदु हरिश्चंद्र स्टेटेड द प्लिया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे स्वदेशी आर्टिकल लिखे और अपने लोगों के दुख के बारे में भी लिखा। इन हिज बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.C. दत्त एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन इंडियन ग्रोइंग पॉवर्टी एंड ब्रिटिश पॉलिसीज। R.C. दत्त ने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने इंडिया की जो पुअर लोग हैं, पॉवर्टी और ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, इनके बारे में बताया। द राइटिंग्स ऑफ भोलानाथ चंद्र इन 1873, रनाडे एंड बाल गंगाधर तिलक इन मराठा रिवील्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम। अब जो बाल गंगाधर तिलक थे और भोलानाथ चंद्र थे, ये मानते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है इंडिया में। इन 1901, लाला लाजपत राय इन इज आर्टिकल पब्लिश इन कायस्था समाचार एडवोकेटेड टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल self help apart from his extremist policies. Bal Gangadhar Tilak wrote an article in KC. He was sent to Mandalay jail for 6 years. Congress protected through many congressmen disliked Tilak. They were united by the common objectives such as question of civil rights and free press. यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनके व्यूज़ थोड़े अलग थे। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते थे, डेवलपमेंट में बिलीव करते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस और ये सिविल राइट्स और फ्री प्रेस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इनको फॉलो करते थे। फ्रांसिस रॉबिन्सन हैज डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल द प्रोसेस ऑफ गांधी राइज टू द पावर इन द कोर्स। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसमें एक डिटेल्ड अकाउंट है पॉलिटिकल मूवमेंट का जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हुई। मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द पीरियड क्लियरली रिफ्लेक्टेड कंडीशन ऑफ द टाइम। ज़्यादातर राइटिंग्स क्या करती थी, उस टाइम की कंडीशंस को बताती, लोगों को बताती थी कि क्या हो रहा है दूसरों के साथ, और इससे क्या हुआ, लोगों के मन में एक कॉन्शियसनेस प्रमोट होने लगी। यहाँ पर हमारे चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आपके चैप्टर में केस स्टडीज़ हैं, जिसमें आपको खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, इनको आप खुद रीड करेंगे और इनको रीड करने के बाद आपको एक इनके ऊपर नोट लिखना है अपनी नोटबुक्स में। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।